नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ पर आरएसएस फाइनल फैसला लेने वाला था। मीटिंग फिक्स हो चुकी थी। केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, जिसको जिसको बाहर जाना था, सबके दौरे रद्द कर दिए गए थे। सबको कॉल पहुंच चुकी थी कि लखनऊ में मौजूद रहना है। दिन शनिवार और रविवार, 2 दिन बातचीत होगी, आमने सामने बिठा के बातचीत होगी। साथ में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ऐन वक्त पर, जब फैसले की घड़ी करीब आ चुकी थी, मीटिंग तय हो चुकी थी, मीटिंग में आने वाले संघ के पदाधिकारियों के नाम फाइनल हो चुके थे, उस मीटिंग की अगुवाई करने के लिए अरुण कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी थी, जो सर कार्यवाह हैं संघ के। और सबसे बड़ी बात कि अरुण कुमार के जरिए ही भाजपा और संघ में समन्वय होता है। यानी भाजपा और संघ के भीतर, यानी भाजपा के साथ, सीधा समझिए आप कि भाजपा के साथ समन्वय की जिम्मेदारी, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी अरुण कुमार पर ही है। अब वो अरुण कुमार संघ के अन्य पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में फैसला करने वाले थे, बैठने वाले थे, आमने सामने योगी आदित्यनाथ को और केशव प्रसाद मौर्य को बिठाने वाले थे। फैसला जो भी होता, योगी रहते जाते। ऐन वक्त पर हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, सबके दौरे रद्द हो गए। ऐन वक्त पर संघ की मीटिंग ही रद्द हो जाती है। आखिर कौन करवाता है? संघ आनन फानन में या बस बैठे बैठे फैसले नहीं लेता है कि चलो जी बैठे हैं, एकाएक मोहन भागवत का मूड बना, चलो मीटिंग कर लो लखनऊ में। ऐसा नहीं होता है। संघ बड़े सोच समझकर, पूरे ठंडे दिमाग से, संघ मतलब आनन फानन में या गर्म दिमाग से काम नहीं करता, ठंडे दिमाग से काम करने वाला संगठन है। वो चाहे विभाजनकारी एजेंडा भी हो तो बड़े ठंडे दिमाग से चलता है। लेकिन इस ठंडे दिमाग से तय की गई मीटिंग को रद्द किसने करवाया? क्या नड्डा का वो बयान जो चुनाव के दरमियान आया था कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा आत्मनिर्भर बन चुकी है, भाजपा का संगठन बहुत विस्तृत हो चुका है, व्यापक हो चुका है, क्या उसका एक्सटेंशन है? उस वक्त भी हमने चर्चा की थी कि मोदी और शाह के मन की बात नड्डा के जुबान से निकली है, यानी नड्डा से बुलवाया गया है कि अब भाजपा के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की गुस्ताखी न करे आरएसएस। तो क्या नड्डा के उस बयान के बाद मोदी और शाह ने लखनऊ में संघ की इस प्रस्तावित बैठक को संघ की या मोहन भागवत की गुस्ताखी मानी? क्या कुछ ऐसा हॉट टॉक हुआ, टेलीफोनिक वार्ता हुई कि सब कुछ तय होने के बाद मीटिंग रद्द कर दी गई? लखनऊ से केशव मौर्य निकल भी लिए, बाहर चले गए, जिनको इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जिनकी उपस्थिति थी वो बाहर भी निकल गए। इस बैठक के बारे में हम आपको बता दें कि जो बैठक प्लान हुआ था, इस बैठक के लिए शनिवार और रविवार 2 दिन रखा गया था लखनऊ में। केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज दौरे पर जाना था शनिवार। प्रयागराज का दौरा शुक्रवार को स्थगित करने की खबर आ गई, प्रयागराज का दौरा रद्द कर दिया गया केशव मौर्य का। योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे की चर्चा थी और सूत्रों से यह भी खबर आई कि बनारस का दौरा भी टाल दिया गया है योगी आदित्यनाथ का। सब कुछ टल चुका था, जो रद्द होना था रद्द हो गया, जो टलना था टल गया, लेकिन बैठक ही टल गई। क्या यह संकेत है कि अब संघ और मोदी में आर पार होने का वक्त आ चुका है? क्योंकि चुनाव के बाद से, जब से चुनाव के नतीजे आए 4 जून के बाद से संघ का जो रुख है, चाहे वो अपने मुखपत्रों के जरिए है,
अभी विवेक नाम से जो उनका मराठी में आता है मुखपत्र, संघ का मुखपत्र है, जैसे ऑर्गेनाइजर है, पांचजन्य है, वैसे मराठी में विवेक नाम से आता है। विवेक में संघ ने साफ साफ ये लिख दिया, ये संघ भाजपा के बारे में लिखता है, तो इसका मतलब आप समझिए कि हालात अब विस्फोटक हो चले हैं। संघ ने साफ साफ लिख दिया था कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन के रह गई है, दागियों को धुलने की वॉशिंग मशीन। जो विपक्ष कहता था, जो हम जैसे पत्रकार जिन्हें चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का दलाल, कांग्रेस का पिट्ठू, क्या क्या नहीं कहा जाता है, जो हम जैसे पत्रकार पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार कह रहे हैं, उस बात को संघ के मुखपत्र ने इंडोर्स कर दिया था। एंडोर्समेंट था कि भाजपा दागियों की वॉशिंग मशीन बन गई है, दागी लाओ, धुलो और कहो कि देखिए यह भी भाजपा की वॉशिंग मशीन, मोदी और शाह की वॉशिंग मशीन से निकला हुआ एक दिव्य पुरुष है। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह के अहंकार पर पहला रिएक्शन जब आया, पहला वक्तव्य आया मोहन भागवत का चुनाव के नतीजों के बाद, अहंकार पर जिस तरीके से वार किया गया, जिस तरीके से इंद्रेश कुमार ने राम का जो है इन परिणामों में राम की इच्छा और राम के सामने अहंकार का जिक्र किया, सीधा सीधा वार था, अहंकार पर तो सीधा वार था संघ का। और वहां से सिलसिला शुरू होकर के मोहन भागवत के उस वक्तव्य तक आ गया, जिसमें मोहन भागवत ने मोदी के अविनाशी स्वरूप पर सीधा प्रहार कर दिया। मोहन भागवत का वो वक्तव्य आपने सुना भी होगा, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए इंसानी आकांक्षाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इंसान अति मानव, सुपरमैन बनने की सोचता है। फिर उसको लगता है सुपरमैन क्या, उसके ऊपर देवता, देवत्व, देवता ऊपर होता है सुपरमैन से, तो देवता बनने के बारे में सोचने लगता है। जब देवता बनने के बारे में सोचता है तो फिर देवता बताते हैं कि जी भगवान तो हमसे बड़े हैं, हमसे ऊपर भगवान, तो फिर वो भगवान बनने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन मामला उससे भी आगे है, भगवान से भी आगे है, जहां पर न आकार है, न रूप है, स्वरूप है, जो अनंत है, फिर वहां कैसे पहुंचेगा? ये चर्चा, ये वक्तव्य इस दौर में मोदी पर सीधा प्रहार ही नहीं, मोदी जैसे बार बार उनके बयानों को क्या कहें, कई बार जब स्टैंड अप कॉमेडियन हम कहते हैं तो तमाम कॉमेडियंस को बुरा लग जाता है कि कम से कम हमारी बेइज्जती मत करिए आप मोदी जी को स्टैंड अप कॉमेडियन बोल करके। तो उस अलग अलग तरीके के जुमले, बयान, बोली, मजाक, तंज क्या करते हैं वो वही जाने, राम जाने और मोदी जाने। उस पर उसको ट्रोल कर दिया एक तरीके से कहा जाए तो मोहन भागवत ने। तो क्या ये एक्सटेंशन उसका है या एक्सटेंशन नहीं कहें, अब अभी जो जुबानी मतलब जंग थी, जिसको कोल्ड वार कह सकते हैं, कि दोनों साथ साथ चल रहे थे लेकिन भीतर ही भीतर ठनी थी, क्या अब खुल करके मैदान में जंग होगी संघ और भाजपा के बीच? और भाजपा नहीं कहें, सीधा कहें मोदी शाह और रबर स्टाम्प नड्डा के बीच? क्या वो वक्त आ चुका है? वैसे जब ये चर्चा होती है तो संघ और मोदी के संबंध किस दौर में हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। संघ के एक बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, नेक्स्ट टू मोहन भागवत आप समझिए, उनको जो है भोजन पर आमंत्रित किया था मोदी जी ने। ये खबर भाजपा के भीतर से ही, और बहुत इसकी चर्चा कई बार भाऊ और हमारे शो में मिड डे मुद्दा में हो चुकी है। आमंत्रित किया था, वहां पर पहुंचते हैं संघ के वो सबसे वरिष्ठ, मतलब नेक्स्ट टू मोहन भागवत, वो पहुंचते हैं, 2 सहयोगियों के साथ पहुंचते हैं भोजन पर।
भोजन पर पहुंचते हैं और वहां मोदी जी की एंट्री होती है और मोदी जी जिस अंदाज में मोहन भागवत के लिए बोलते हैं कि जरा भागवत जी को समझाइए, बोलने से पहले सोचा करें। वो भोजन फिर होता नहीं, फिर थाली प्लेट चम्मच कटोरी सब का सब बिना जूठा हुए वैसे ही वैसे पड़ा रह जाता है, क्योंकि संघ में यह है परंपरा, संघ की नीतियां, संघ की सोच, संघ के एजेंडा, उसकी हम कितना भी आलोचना करें और करते आ रहे हैं। मैंने संघ को तो बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा, और शायद इसीलिए आलोचना करते हैं। लेकिन संघ के भीतर के अनुशासन पर सवाल नहीं, संघ के भीतर के अनुशासन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उससे सीखना चाहिए। मैं बाकी संगठनों को भी कहता हूं कि अनुशासन संघ के भीतर से सीखिए। दूर तक के प्लान का एग्जीक्यूशन, 20 साल बाद के प्लान का सने धीरे धीरे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, संघ से सीखिए। 20 साल 30 साल बाद का लक्ष्य होता है कि 30 साल बाद हमें इस लक्ष्य पर पहुंचना है। 30 साल, इतने दीर्घ काल तक कौन इंतजार करता है? किसके पास इतना सब्र है, धैर्य है? लेकिन संघ करता है, 20-20 साल बाद का एजेंडा तय करता है और उस पर काम शुरू करता है। तो थाली बिना जूठे हुए लौट आए, नहीं हुआ भोज। दरअसल मोदी जी को, जो मोदी जी के दिमाग के भीतर की बात, जो बार बार जिनसे बातचीत करते हैं उनके जरिए जो हमको समझ में आता है, मोदी जी को ये के भीतर से की एक आवाज है कि मोहन भागवत इज जूनियर टू मोदी। मोहन भागवत से सीनियर हैं नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम करते रहते तो आज नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख होते। लेकिन संघ ऐसे सोच को इंडोर्स नहीं करता है, ऐसे सोच के साथ नहीं चलता है। संघ प्रमुख जो बन गया, फिर क्या वरिष्ठ और क्या कनिष्ठ। संघ प्रमुख सर्वोच्च है, संघ की सोच सर्वोच्च है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है। लेकिन फिर लखनऊ, ये चर्चा इसलिए कि इसकी रिलेवेंसी है। फिर लखनऊ में उस संघ, जो संघ तय कर लेता है, करता ही करता है। जो संघ करता है वो बताता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। वो संघ तय करने के बाद कैसे मीटिंग से पीछे हट गया। इस मीटिंग में चर्चा होनी थी कि कैसे 33 सीट पर सिमट गई भाजपा। इस मीटिंग में चर्चा होनी थी कि नीचे से ऊपर तक अंदरूनी कोलाहल क्यों है भाजपा के भीतर। इस मीटिंग में चर्चा होनी थी संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है। इस मीटिंग में तय होना था संगठन का फेल्योर है या सरकार का फेल्योर है। इस मीटिंग में तय होना था योगी आदित्यनाथ ने हरवाया है या मोदी ने हरवाया है। इस मीटिंग में तय होना था कार्यकर्ताओं की अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इस मीटिंग में तय होना था योगी आदित्यनाथ सत्ता चला रहे हैं, वो ढंग से चला रहे हैं या अराजकता फैला रहे हैं। इस मीटिंग में तय होना था योगी ठीक है या केशव ठीक है, और दोनों को आमने सामने बिठा के तय होना था। लेकिन अब ये मीटिंग रद्द होने के बाद ये संग्राम, ये युद्ध, ये लड़ाई, ये बवाल, ये अंदरूनी जूतम पैजार जारी रहेगा। मुबारक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सिसक रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले महीने भर में क्या फैसले हुए हैं, चलते चलते जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले, इनको अपना नाम लिख करके स्केच पेन से, पेंसिल से, कलम से, कागज पर लिख करके और ठेले पे चस्पा करने का आदेश हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ? 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भटके थे। पेपर लीक हुआ था, दोबारा जो है एग्जाम, री एग्जाम कराने का जो है वादा किया गया था। अब तक उस बारे में सुगबुगाहट नहीं है।
इस देश के, इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। वो न मोदी को चिंता है, न शाह को चिंता है, न योगी आदित्यनाथ को चिंता है। उन युवाओं को कांवड़ यात्रा में कैसे शामिल करवाना है, उनसे कांवड़ यात्रा में उनको शामिल करवा करके धार्मिक सोच उनके दिमाग पर इतना आच्छादित कर देना है कि वो कभी सिपाही भर्ती की चर्चा न करें। उन्हें कांवड़ यात्रा में भर्ती करना है, सिपाही भर्ती में कोई रुचि नहीं है उनकी। आरओ का पेपर रद्द हुआ, कैंसिल हुआ, पेपर लीक हुआ। री एग्जाम के बारे में अब तक कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ये चुनाव हरवाने की वजहों पर मैं आ रहा हूं, कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि चुनाव हारने के लिए विकासवादी सोच, रोजगारवादी सोच की तरफ नहीं जाना है भाजपा को। फिर जाना है कहां पर? वही डोज देना है। कांवड़ में भर्ती करो, आरओ बन के क्या करोगे? कांवड़ में भर्ती लो, आओ कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाओ, सिपाही बन के क्या करोगे? 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, जिन्होंने आरक्षण को लेकर के 2 साल से आंदोलन चला रखा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उन पर फैसला नहीं। कोई पिछले 4 जून के बाद पॉलिसी मैटर पर उत्तर प्रदेश में कोई एक ठोस फैसला बताए। लेकिन लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को निपटाने के लिए, एक दूसरे को खत्म करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक सब उस लड़ाई में शामिल है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, आम आवाम, युवा, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, नौजवान, इनकी परवाह किसे है? लड़िए, लड़ाई मुबारक हो। और आपकी इस लड़ाई को एंजॉय करने वाले अंधभक्तों को भी मुबारकबाद कि ऐसी ही लड़ाई में उनको मजा आ रहा है, मजा लेते रहे। जो भी मजावादी हैं इस देश में, जिनको मजा आता है, जिनको जब ठेले पर फल वाले का नाम लिखा जाता है तो मजा आता है, जिन्हें सारे काम छोड़ करके, एग्जामिनेशन और बेरोजगारी छोड़ करके, अब पुष्प वर्षा की बारी है, कौन करवाएगा एग्जाम? पुष्प वर्षा करना है सरकार को भाई। जिनको पुष्प वर्षा में मजा आता है उनको मुबारकबाद। आप मजे लीजिए, आने वाली पीढ़ियां सांस भी ढंग से नहीं ले पाएंगी जब बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी चरम पर होगी, क्योंकि ये तो मजा लेने वालों का अमृतकाल है। मजा लीजिए, बेशर्मों का अमृतकाल है, बेशर्म हो जाइए। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।